आज की वीडियो में हम करेंगे थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट यानी कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत हमें क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत के सिद्धांत की विवेचना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817 में तथा लॉरेंस ने अपने एक पैम्पलेट एन एसे ऑन द एक्सटर्नल कॉर्न ट्रेड 1815 में की थी। इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में जेस मील, केयर्नस, हैबरलर, टॉजिंग आदि अर्थशास्त्री जो थे उन्होंने कई सुधार किए थे। ये जो आपको बुक का नेम है ये आपको एज इट इज लर्न करना पड़ेगा। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जिसमें उसके तुलनात्मक लाभ अधिक हो तथा उन वस्तुओं का आयात करना चाहिए जिसमें उसको तुलनात्मक हानि अधिक हो। यानी कि हमें उन वस्तुओं को बेचना चाहिए अन्य देशों के अंदर, हमें उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जिसको बनाने में हमारे यहाँ पे बहुत कम प्राइस के अंदर हमारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाए, और उन वस्तुओं का हमें आयात करना चाहिए जिनको बनाने में हमें काफ़ी टाइम भी लगता है और हमारी मनी भी काफ़ी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया है कि तुलनात्मक लागत के सिद्धांत से ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है। ये तुलनात्मक लागत के सिद्धांत से हमें क्लियर हो जाएगा। इसके विपरीत जेसमिल ने यह बताया कि व्यापार की शर्तों या कीमत निर्धारण का कार्य अनुवर्ती मांग का नियम क्या है। ये हमें आगे क्लियर करेगा सिद्धांत कि यह जो व्यापार है वो क्यों किया जाता है। नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप शोन के अनुसार कर लेना है, ये मीनिंग पूरा क्लियर करती है। एक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसमें उसको तुलनात्मक लाभ अधिक हो। ठीक है, तुलनात्मक लाभ हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम उस वस्तुओं का आयात करेंगे जिसमें हमें तुलनात्मक लाभ होगा, ठीक है, निर्यात करेंगे सॉरी, और उन वस्तुओं का हम आयात करेंगे जिसमें हमें तुलनात्मक हानि हो, यानी कि हमें यहाँ पर उन वस्तुओं को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी लगते हो और हमारे पास सोर्सेज ना हो तो हम उन वस्तुओं का क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे। डेफिनेशन इसके एक ही बहुत है। नेक्स्ट हम करते हैं तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं। केवल दो देश हैं, ये जो सिद्धांत है वो मानता है कि केवल दो ही देश हैं और वे दो वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं। ठीक है, श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है। श्रम ही एक ऐसा सोर्स है जो उत्पादन करते हैं। ठीक है, और उत्पादन लागत को श्रम की इकाइयों में ही मापा जाएगा, यानी कि श्रमिक लगाकर, मतलब कि जैसे हम बोलेंगे कि एक इकाई श्रम के लगाने पर हमने एक ही क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है, तो श्रम की इकाइयों के अकॉर्डिंग ही उत्पादन को मापा जाएगा। साधन उत्पाद जो अनुपात है वो स्थिर है और एक साधन की समान उत्पादकता और उसकी औसत उत्पादकता के बराबर है। जो उत्पादन अनुपात है वो क्या है, एक कांस्टेंट लेट करता है। ये जो सिद्धांत है ये इसकी मान्यता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इस सिद्धांत की जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि जितना उसको लग रहा है सीमांत उत्पादकता और उसकी जो औसत जो एवरेज उत्पादकता वो भी क्या है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट है श्रम की सभी इकाइयाँ एक समान है, यानी कि श्रम की इकाइयाँ जो है वो हम इक्वल ही लेके चलते हैं, एक समान लेके चलते हैं, होमोजीनियस। उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। उत्पादन के साधन देश के अंदर तो गतिशील होते हैं परंतु दो देशों के बीच वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः गतिहीन हो जाते हैं। यानी कि उत्पादन के जो साधन है उनको एक देश के राज्य के बीच में तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन जो दो देशों के बीच में यदि हम व्यापार करते हैं तो वो जो उत्पादन के साधन है वो गतिहीन हो जाते हैं। यातायात के ऊपर कोई लागत नहीं लगती, ये सिद्धांत की मान्यता है। ये सिद्धांत मानता है कि यातायात के ऊपर कोई लागत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़े सभी देशों में पूर्ण रोजगार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जितने भी देश जुड़े हुए हैं उन देशों के अंदर क्या है, पूर्ण रोजगार है, कोई भी देश जो है वो बेरोजगार नहीं है। ये सिद्धांत मानता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल के अंदर ये भी नहीं होता कि यातायात को कोई लागत नहीं लगती। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़े सभी देशों में पूर्ण रोजगार है। वस्तु बाजार तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, यानी फुली कॉम्पिटिशन है। व्यापार संतुलित है, अर्थात आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य के बराबर, यानी कि हम जितना आयात कर रहे हैं उतना ही हम निर्यात कर लेंगे। ठीक है, जितने रुपए का हम आयात कर रहे हैं उतने ही रुपए का हम निर्यात कर लेंगे। तो इसने क्या व्यापार को संतुलित माना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये इसकी मान्यताएं हैं, एग्जम्पशंस हैं, तो ये हमने एज इट इज लिखनी है, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है। आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार जो कि तीन मतलब के अंदर डिवाइड किया गया, तीन लागतों में डिवाइड किया गया है। लागतों में निरपेक्ष अंतर, लागतों में सापेक्ष और तुलनात्मक अंतर, और आगे है लागतों में समान अंतर। लागतों का निरपेक्ष अंतर, निरपेक्ष हमने पहले किया था कि लागतों में अंतर, निरपेक्ष सापेक्ष हम पहले करके आए हैं, जो कि अंतर के अंदर ही था में भी, उसके अंदर हमने शॉर्ट वे में किया था। लेकिन अब इसकी पूरी थ्योरी आ जाएगी। लागतों में निरपेक्ष अंतर, लागतों में सापेक्ष अंतर, लागतों में समान अंतर। तो लागतों में निरपेक्ष अंतर का मतलब क्या होता है, दो देश इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि उनकी जो लागतें हैं उनमें अंतर पाया जाता है। एक देश के अंदर हर देश के अंदर अलग अलग वस्तुओं
वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और किसी देश में किसी वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तो किसी देश में अन्य वस्तु का उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। और जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो तब किया जाता है जब उसके अन्य देश के कंपैरिजन में क्या होती है, लागतों में अंतर पाया जाता है। जब हमारे देश में जो उत्पादन है वो अधिक मात्रा में होता है और कम कीमत पर होता है तो हम क्या करते हैं, उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो यही है, लागतों में निरपेक्ष अंतर की वजह से हम व्यापार करते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य आधार निरपेक्ष लागतों में पाया जाने वाला अंतर है। लागतों में निरपेक्ष अंतर उस समय पाया जाता है जबकि कोई एक देश किसी वस्तु को दूसरे देश की तुलना में काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है तथा दूसरा देश किसी अन्य वस्तु को पहले देश की तुलना में काफी कम लागत पर उत्पन्न कर लेता है। इसमें क्या माना गया, दो देश माने हैं, दो वस्तुएं मानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो वस्तुओं को लेकर चलेंगे, दो देश को लेकर चलेंगे और हम क्या बताते हैं कि जो एक देश है वो एक वस्तु का उत्पादन दूसरे देश की तुलना में कम कीमत पर करता है और जो दूसरा देश है वो किसी और वस्तु का उत्पादन पहले देश की तुलना में क्या करता है, कम कीमत पर करता है। जबकि एक देश में विशेष प्रकार की, यह तब संभव होता है जबकि एक देश में विशेष प्रकार की भूमि, जलवायु परिस्थितियां तथा सुविधाएं पाई जाती है। ये तभी होगा जब एक देश में उस वस्तु के जो रिलेटेड प्राकृतिक संसाधन है, भूमि, जलवायु, जो भी एक्सेट्रा जो हमें वस्तु के उत्पादन के लिए चाहिए होती है वो क्या है, उपयोग सुविधा पाई जाती है यदि उनको उत्पादन करने में। इस प्रकार एक देश एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है तथा दूसरा जो देश है वो दूसरी वस्तु में विशिष्टता प्राप्त कर लेता है और अधिक उत्पादन होने की वजह से हम उसका क्या करते हैं, निर्यात कर देते हैं तथा दूसरी वस्तु का हम दूसरे देश से आयात कर लेते हैं, जिसमें कि दूसरा जो देश है वो विशिष्टता प्राप्त करता है किसी अन्य देश, अन्य वस्तु के कारण अन्य वस्तु को लेकर क्या करता है, वो विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। आगे लागतों में निरपेक्ष अंतर, ये देश दे रखे हैं हमें, इधर क्या दे रखे हैं, भारत दे रखा है और नेपाल दे रखा है। ठीक है, व्यापार से पहले का उत्पादन, व्यापार जब नहीं हो रहा, दो देश अपने अपने देश में ही रह के उत्पादन कर रहे हैं, तो जो भारत है वो चावल का उत्पादन कर रहा है 2 क्विंटल व्यापार से पहले। ठीक है, 1 इकाई श्रम के लगाने पर, और गेहूं का उत्पादन कर रहा है वो 4 क्विंटल 1 इकाई श्रम के लगाने पर। ठीक है, और नेपाल क्या कर रहा है, 4 क्विंटल चावल का उत्पादन कर रहा है और 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा है। टोटल ये भी 6 कर रहे हैं, ये भी 6 कर रहा है। अब व्यापार के बाद का उत्पादन क्या है, तो ये क्या करेगा, भारत क्या करेगा, भारत को गेहूं का उत्पादन करने में ज़्यादा बेनिफिट होगा तो वो क्या करेगा, चावल के उत्पादन से हटा के एक श्रम को गेहूं के उत्पादन में लगा देगा, तो गेहूं का उत्पादन इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो क्या करेगा, भारत क्या करेगा, चावल का जो चावल है जो वो नेपाल से आयात कर लेगा, और नेपाल क्या करेगा, गेहूं के उत्पादन से एक श्रमिक इकाई के हटाकर वो चावल के उत्पादन में लगा देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो व्यापार के बाद का उत्पादन ये हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें क्या किया हमने, उत्पादन में क्या क्या चेंजेस आए, इसमें क्या हुआ, -2 हुआ क्योंकि चावल का हमने लॉस कर दिया था, चावल नहीं किया, लेकिन हमें पॉजिटिव कितना हुआ, पॉजिटिव हमें 4 हुआ, यानी कि हमें ज़्यादा गेहूं का उत्पादन मिला ना, डबल मिल गया हमें। हमारा लॉस तो थोड़ा सा हुआ लेकिन हमें बेनिफिट डबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेपाल में भी हमने यही किया था, 4 गुना जो हमारा था उत्पादन वो अधिक बढ़ रहा था चावल का, और गेहूं का तो थोड़ा सा ही लॉस हो रहा था। ठीक है, तो दोनों में ही +2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप यहाँ से समझना, यहाँ से टेबल को अच्छे से क्लियर कर देता है। ये तालिका से स्पष्ट होता है कि भारत में श्रम की एक इकाई द्वारा एक दिन में 2 इकाइयाँ चावल और 4 इकाइयाँ गेहूं उत्पन्न की जाती है, यानी कि एक इकाई यदि हम श्रम की लगाते हैं, मान लो 1 इकाई श्रम की लगाने पर हमने 2 इकाई चावल की और 4 इकाई गेहूं की उत्पन्न की। ठीक है, और सेम नेपाल में हमने कितने की, 1 इकाई श्रम की लगाने पर 4 इकाइयाँ चावल की और 2 इकाई हमने गेहूं की उत्पन्न की। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में यदि एक इकाई चावल की लगाने पर यदि हम 1 इकाई चावल किसके बराबर हुआ, 2 इकाई गेहूं के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका हमने हाफ किया, 2 का हाफ किया ना, एक के ऊपर लेके आया ना, 1 से ये क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू को लेगा, मिनिमम वैल्यू से ही डिफाइन करेगा आगे कि 1 इकाई यदि हम चावल लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 इकाई गेहूं के बराबर आ जाएगा। 2 है यहाँ पे तो ये 2 का डबल 4 हो गया ना, तो यहाँ पे यदि हम 1 लेंगे तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेपाल में 1 इकाई चावल की लगाने पर, नेपाल में भी 1 ही इकाई की बात करेंगे, यहाँ पे हम मिनिमम शॉर्ट वैल्यू को लेकर चलेंगे, तो 1 इकाई यदि हम चावल की लगाते हैं तो ये क्या हो गया, इसका 4th पार्ट हो गया, तो हम क्या कर देंगे, 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो पॉइंट लगा के हम यहाँ 0 लगा देंगे, 5। ठीक है, 0.5 आ जाएगा ना, तो 0.5 इकाई वो क्या करेगा, गेहूं का उत्पादन करेगा। जब हम 1 इकाई श्रम की 1 इकाई चावल का उत्पादन करते हैं तो 0.5 इकाई वो गेहूं का उत्पादन करेगा।
उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि भारत को गेहूं के उत्पादन में तथा नेपाल को चावल के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। यानी कि यदि वो भारत जो है वो गेहूं का उत्पादन करे और नेपाल जो है वो चावल का उत्पादन करे तो उसको ज़्यादा अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, उसके पास ये सोर्सेज ज़्यादा है उत्पादन करने के, तो वो इसी का ही उत्पादन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की न्यूनतम शर्त है कि दो देशों में वस्तुओं की उत्पादन लागत का अनुपात भिन्न होना चाहिए। यानी कि जो इसके उत्पादन की जो लागतें हैं उनका जो अनुपात है वो भिन्न होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। यदि वो दोनों इक्वल हो गई, उत्पादन लागतें इक्वल आ गई, तो व्यापार तो होगा ही नहीं ना। तो उत्पादन की लागतों में यदि अंतर होगा तभी हम उत्पादन करेंगे। यदि हमारे यहाँ के उत्पादन की लागतें हैं वो अन्य देश के उत्पादन की लागतों के बराबर है तो हम उत्पादन क्यों करेंगे? फिर तो कोई उत्पादन, फिर तो व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। तो हम तब व्यापार करते हैं जब हमारी उत्पादन की लागतों में अंतर पाया जाता है। तो व्यापार की पहली शर्त ये होती है कि उत्पादन लागतों का अनुपात जो है वो अलग होना चाहिए। यानी कि उत्पादन की जो लागत है उनमें जो अंतर है वो भी अलग अलग होना चाहिए। भारत में चावल के लिए गेहूं की लागत अनुपात 1:2 है। ठीक है, 1:2 भारत में चावल के लिए गेहूं की लागत अनुपात। ठीक है, और नेपाल में कितनी है? 1:0.5 है। तो यदि ये दोनों देश दोनों वस्तुओं की ही उत्पादन करें और परस्पर व्यापार न हो तो दोनों देशों में 2 दिन के श्रम के फलस्वरूप गेहूं का कुल उत्पादन 6 इकाइयां और चावल का कुल उत्पादन 6 इकाइयां ही होगा। ठीक है, दोनों देशों में क्या होगा? 2 दिन में 6 इकाइयां ही होगा दोनों देशों में। ठीक है, इस मान लीजिए भारत में गेहूं तथा नेपाल में विशिष्टता प्राप्त करते हैं और व्यापार करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि भारत में गेहूं तथा नेपाल में चावल के अंदर विशिष्टता प्राप्त कर ली है, ठीक है, और हम व्यापार करते हैं, तो इस स्थिति में 2 दिन में श्रम का कुल उत्पादन कितना होगा? 8-8 हो जाएगा ना। इस प्रकार दोनों देशों में कुल लाभ कितना होगा? 2-2 इकाइयों का कुल लाभ हो जाएगा। 2 इकाई गेहूं का और 2 इकाई चावल का कुल लाभ हो जाएगा। तो तभी हम व्यापार करेंगे ना। नेपाल को यदि 1 इकाई चावल देकर 0.5 इकाई गेहूं मिल जाए तो नेपाल को लाभ होगा। यदि वो चावल की दे देता है इकाइयां देकर 0.5 इकाई यदि वो गेहूं की प्राप्त कर लेते हैं, 1 इकाई चावल के बदले में, यदि वो 1 इकाई चावल के बदले में 0.5 इकाई गेहूं मिल जाता है यदि उसको, फिर तो वो उसको और अधिक बेनिफिट होगा। तब फिर तो उसको जरूरत ही नहीं ना कि 0.5 इकाई गेहूं की लगाने में, वो तो फिर चावल की उत्पादन कर लेगा। तो वो क्या करेगा? 0.5 इकाई जो गेहूं है यदि उसको मिल जाएगा तो भारत जो है, तो जो नेपाल है वो क्या करेगा? भारत से 0.5 इकाई गेहूं लेना ही पसंद करेगा। और भारत को 2 इकाई से कम गेहूं देकर 1 इकाई चावल मिल जाए तो भारत को भी लाभ होगा। इस प्रकार लागतों में निरपेक्ष अंतर होने पर यदि दोनों देशों में एक एक वस्तु में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं तो दोनों देशों को ही लाभ होगा। यदि दोनों देश मान लो एक एक वस्तु के उत्पादन करते हैं तो दोनों देशों को ही अधिक उत्पादन और अधिक लाभ प्राप्त होगा। लागतों के निरपेक्ष अंतर को चित्र के द्वारा बताया गया है। अब देखो, हम यहाँ पे लेते हैं गेहूं, यहाँ पे लेते हैं चावल। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया? गेहूं का कितना है? गेहूं कितनी है? 2 है, 0.5। पहले हम 0.5 वैल्यू लेंगे क्योंकि मिनिमम वैल्यू, और 2 ले लेंगे। ठीक है, 0.5 वैल्यू ले लिया हमने ग्राफ के अंदर। ठीक है, और 2 ले लिया। और जो भारत में भी और नेपाल में भी चावल की इकाइयाँ हम इक्वल लेके चल रहे थे ना, 1 इकाई हमने ली थी तो वो हमने 1 ले ली। 1 के ऊपर क्या है? नेपाल क्या कर रहा है? 0.5 इकाई गेहूँ कर रहा है, और ये जो भारत है वो क्या कर रहा है? 2 इकाई गेहूं को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। उत्पादन जो संभावना वक्र है वो ए बी है। ए बी क्या है? हमारा उत्पादन संभावना वक्र है। इतना उत्पादन हो रहा है नेपाल का। ठीक है, और ए सी क्या है? वो इंडिया का संभावना वक्र है। उत्पादन संभावना वक्र से याद होता है कि उत्पादन के साधनों की निश्चित मात्राओं के फलस्वरूप किसी वस्तु की 1 इकाई का अधिक उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु को कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। यानी कि यदि हमें गेहूं की अधिक इकाइयाँ प्राप्त की थी, कितनी इकाइयाँ प्राप्त की थी? हमने 4 इकाइयाँ प्राप्त की थी ना, लेकिन हमने चावल की कितनी इकाइयाँ त्याग की? हमने 2 इकाइयों का त्याग किया 4 इकाइयाँ प्राप्त करने के लिए गेहूं की। ठीक है, तो 1 इकाई प्राप्त करने के लिए हमें कितनी इकाइयाँ त्याग करना पड़ेगा ये बताता है हमें। इन रेखाओं की ढलान द्वारा विभिन्न वस्तुओं की अवसर लागत स्पष्ट हो जाती है। अवसर लागत से अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु की 1 इकाई अधिक प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयाँ त्याग करनी पड़ेगी। यह चित्र स्थिर लागत के नियम पर आधारित होता है, इसलिए उत्पादन संभावना रेखाएं सीधी रेखाएं हैं। ए बी इस रेखा से ज्ञात होता है कि यदि नेपाल चावल की 1 इकाई का उत्पादन करता है तो उसे गेहूं की 0.5 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, यदि वो 1 इकाई चावल का उत्पादन करता है तो उसको 0.5 इकाई गेहूं की छोड़नी पड़ेगी ना, तभी वो 1 इकाई ज़्यादा प्राप्त कर पाएगा ना। इसलिए यदि उसे चावल की 1 इकाई देकर गेहूं की 0.5 इकाई से अधिक प्राप्त हो जाए तो उसे लाभ होगा। यदि वो 1 इकाई दे देगा और उसको 0.5 से अधिक इकाइयाँ मिल जाएगी, यदि या उतनी भी मिल जाएगी तो उसको क्या होगा? अधिक ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। यदि वो चावल का ही उत्पादन कर लेता है, वो क्या करेगा? भारत को चावल दे देगा और बदले में यदि उसको 0.5 इकाई गेहूं की मिल जाती है तो उसको अधिक लाभ प्राप्त होगा ना, तो उसे लाभ होगा। इसी प्रकार ए सी रेखा से ज्ञात होता है कि यदि भारत चावल की 1 इकाई का उत्पादन करेगा तो उसे गेहूं की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा।
इसलिए यदि भारत को गेहूं की दो से कम इकाइयां देने पर चावल की एक इकाई प्राप्त हो जाए तो भारत को भी गेहूं का उत्पादन करने में लाभ होगा। अब देखो क्या था, यदि भारत जो है वो एक इकाई चावल और यदि वो त्याग करेगा तो उसको 2 इकाइयाँ गेहूं की प्राप्त होगी। तो वो क्या करेगा, यदि उसको एक इकाई गेहूं के देने पर उसको चावल मिल जाता है, यदि ठीक है सॉरी दो इकाइयों से कम यदि गेहूं देने पर यदि उसको चावल मिल जाता है, क्योंकि उसको 2 इकाइयाँ अगर वो लगाएगा तो उसको 1 इकाई चावल मिलेगी ना, 2 इकाइयाँ लगाने पर श्रम की तब उसको 1 इकाई चावल मिलेगी। यदि वो 2 इकाइयाँ जो है वो गेहूं के अंदर ही लगाता है और यदि उसको गेहूं की 2 इकाइयों से कम लगाना पड़ता है, कम उसको देना पड़ता है और उसको 1 इकाई चावल की मिल जाती है बदले में, तो वो क्या करेगा, वो उत्पादन न करके वो आयात कर लेगा नेपाल से। इस चित्र में व्यापार से होने वाले लाभों को ABC चित्र के द्वारा दिखाया गया है, ABC रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। इन दोनों देशों में लाभ का बंटवारा दोनों देशों के बीच स्थापित व्यापार की शर्तों के आधार पर ही होता है। व्यापार की शर्तें अनुवृत्ति मांग यानी कि उपभोक्ताओं की मांग द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि निरपेक्ष लागतों का अंतर होने पर दोनों देशों के बीच व्यापार होता है, यानी कि दोनों देशों के बीच लागतों में अंतर पाया जाता है ना, तब व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट है लागतों में सापेक्ष तुलनात्मक अंतर। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। यदि आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो में यदि हम नेक्स्ट टॉपिक भी करते हैं तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगी और आपको ये समझ भी नहीं आ पाएगा टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। यदि आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।